टेक गुरु बीबीयू विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी, एन अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड फॉर स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड फॉर स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 का ये पहला सेशन है। और साथ ही दोस्तों ये भी बता दें कि जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर 1 से लेकर के 8 तक बेसिक ऑफ फैब्रिकेशन, इरेक्शन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, वेल्डिंग डिफेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ सरफेस प्रायर टू पेंटिंग, पेंट एप्लीकेशन, IS 800, IS 7215, IS 2062 एंड IS 1852। दोस्तों, आपको बता दें कि इन जो भी ये जो सीरियल नंबर 1 से 8 तक लिखा हुआ जो भी टॉपिक है और पार्ट में आपको डिटेल दिया हुआ है, इन सब टॉपिक के ऊपर में हम वीडियो बना करके आप लोगों के बीच में शेयर कर चुके हैं। दोस्तों, आप उन वीडियो को देखिए और जो भी कमेंट हो आप ज़रूर लिखिए। आपका तहे दिल से स्वागत है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, विदाउट डिले हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पहले हम AWS D1.1 में फैब्रिकेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जो भी ज़रूरत हमें पड़ेगा, जो भी रेफरेंस उसका पार्ट है, उसको हम एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं AWS D1.1 का फैब्रिकेशन पार्ट का स्कोप के बारे में। तो ऑल अप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी ऑब्जर्व्ड इन फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन ऑफ वेल्डेड असेंबली एंड स्ट्रक्चर प्रोड्यूस बाय एनी प्रोसेस एक्सेप्टेबल अंडर द कोड 3.2C कोड एंड कोड 3.2 एंड 4.15। दोस्तों, बता दें कि जैसा कि आप ये जो स्कोप का फैब्रिकेशन एंड इरेक्शन का जो पार्ट असेंबली स्ट्रक्चर का जो है, जो कि रेफ़र करता है 3.2 और 4.15 को रेफ़र करता है, जिसमें 3.2 में जो है वो वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल दिया हुआ है और 4.15 में भी वेल्डिंग प्रोसेस है, प्लग एंड स्लॉट वेल्ड के बारे में दिया हुआ है, ट्यूबुलर एंड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसको बाद बेस मेटल के बारे में बात है। बेस मेटल specified base metal, the contract document shall designate the specification and classification of base metal to be used when welding is involved in the structure. Approved base metal listed in table 3.1 or table 4.9 shall be used where possible। दोस्तों, स्पेसिफाइड जो भी बेस मेटल जो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट, AWS D1.1 का फैब्रिकेशन क्या रेफरेंस बोलता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है उसमें बेस मटेरियल के बारे में क्लियरली मेंशन होना चाहिए। और फर्दर जो भी बेस मटेरियल है दोस्तों, वो जो इसका पार्ट 3 AWS D1.1 का टेबल नंबर 3.1 और टेबल नंबर 4 पर डिस्क्राइब किया हुआ है। दोस्तों, जैसा कि शुरू में हमने आपको बताया कि एक एक करके सब पार्ट को हम डिस्कस करते चलेंगे। अभी फर्स्ट में हम फैब्रिकेशन पार्ट को डिस्कस करेंगे। बेस मेटल फॉर वेल्ड, टैब, बकलिंग एंड स्पेसर। वेल्ड टैब यूज इन वेल्डिंग सेल कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। अगर वेल्ड टैब की बात करते हैं दोस्तों, व्हेन यूज इन वेल्डिंग विथ एन अप्रूव्ड स्टील लिस्टेड इन टेबल 3.1 और फॉर टेबल 4.1, दे मे बी एनी द स्टील लिस्टेड इन टेबल 3.1 और 4.9। व्हेन यूज इन वेल्डिंग विथ स्टील क्वालिफाइड कन्फर्म विथ 4.8.3, दे मे बी the steel qualified or any steel listed in table 3.1 और table 4.9। दोस्तों, आपको बता दें कि जो जैसा कि हमने बताया कि जो बेस मेटल है और टैब मेटल, वेल्ड टैब है, ये क्या है कि स्पेसिफाइड किया हुआ है टेबल नंबर 3.1 और 4.9 के अंदर। बैकिंग एंड सेल्फ बार, steel for backing and self bar shall confirm the requirement of 5.2.1 or ASTM 1093 NT4, except that 100 KSI 390 MPa minimum weld strength steel as backing shall be used only with 100 KSI 690 MPa minimum weld strength steel। दोस्तों, जो 5.2.1 बैकिंग एंड सेल्फ बार जो 5.2.1 के जो वेल्ड टैब के बारे में हम डिस्कस किया उसको फॉलो करता है, बट हमें ध्यान रखना है साथ साथ जो
अगर बात करते हैं ASTM A109 T3 एंड T4 के स्टील के बारे में, तो ये अप्लीकेबल उसके लिए नहीं होता है। उसके लिए जो 100 KSI सेम जो मटेरियल स्ट्रेंथ का जो मटेरियल है वो बेकिंग के लिए यूज होता है। अगर स्पेसर की बात करें दोस्तों, तो स्पेसर शैल बी ऑन द सेम मटेरियल एज द बेस मेटल। अगर स्पेसर की बात है, जो बेस मेटल है वहीं स्पेसर प्लेट यूज करते हैं, उसी मटेरियल का स्पेसर प्लेट यूज करते हैं। दोस्तों वेल्डिंग कंज्यूमेबल एंड इलेक्ट्रोड रिक्वायरमेंट के बात करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरल क्या है, सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड्स, सर्टिफिकेशन फॉर इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोड flux combination when requested by the engineer, the contractor or fabricator itself furnish the certification that the electrode or electrode flux combination conform to requirement of the classification। अगर दोस्तों इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड फ्लक्स के बारे में बात करते हैं, तो जो अगर जो रिक्वेस्ट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ जो इंजीनियर के रिक्वेस्ट पर जो कॉन्ट्रैक्टर और फैब्रिकेटर जो उसका है वो सर्टिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोड फ्लक्स का करेगा। सुटेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन, सुटेबिलिटी ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। द क्लासिफिकेशन एंड साइज ऑफ इलेक्ट्रोड, आर्क लेंथ, वोल्टेज एंड एम्पियर शैल बी सूटेड टू द थिकनेस ऑफ द मटेरियल, टाइप ऑफ ग्रुप, welding position and the circumstance attending the work. Welding current shall be within the range recommended by the electrode manufacturer। दोस्तों उसके बाद में मटेरियल के अकॉर्डिंग, जो मेरा मटेरियल है उसका थिकनेस और ग्रूव साइज के अकॉर्डिंग जो है, जो सूटेबल इलेक्ट्रोड होगा उसका हम चयन करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर सील्डिंग गैस की बात करते हैं, तो ए गैस और मिक्सचर ऑफ गैस यूज फॉर सील्डिंग शैल कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ AWS 5.32। जो भी गैस और गैस मिक्सचर है वो जो है वो कन्फर्म करना चाहिए, AWS 5.32 के रिक्वायरमेंट को कन्फर्म करना चाहिए। जो AWS 5.32 है वो स्पेसिफिकेशन फॉर वेल्डिंग सील्डिंग गैस के लिए है। नेक्स्ट दोस्तों, व्हेन रिक्वेस्टेड बाय इंजीनियर द कॉन्ट्रैक्टर और फैब्रिकेटर शैल फर्निश द गैस मैन्युफैक्चरर सर्टिफिकेशन दैट गैस मिक्सचर कन्फर्म द ड्यू पॉइंट रिक्वायरमेंट ऑफ AWS 5.32। व्हेन मिक्स्ड द वेल्डिंग साइट सुटेबल मीटर शैल बी यूज प्रोमेटिंग द गैस, परसेंटेज ऑफ गैस शैल बी कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ WPS। दोस्तों अगर उसके बाद में अगर इंजीनियर के रिक्वेस्ट पर जो कॉन्ट्रैक्टर और फैब्रिकेटर है वो गैस का सर्टिफिकेशन कराएगा, जो भी मैन्युफैक्चरर है उसके अकॉर्डिंग वहाँ से सर्टिफिकेशन ले सकता है। वहाँ से जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक थिंग है, वो डॉक्यूमेंट ले प्रोवाइड करा करके चेक कर कंफर्म कर सकता है कि ये एक जो गैस है, सील्डिंग गैस है, वो AWS 5.32 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। साथ में ही जो भी है फ्लो में गैस फ्लो करता है, अगर फ्लो कर रहा है तो WPS के अकॉर्डिंग फ्लो मीटर लगा हुआ है। फ्लो मीटर में जो एक्चुअल फ्लो चाहिए गैस वेल्डिंग के ड्यूरिंग सील्ड करने के लिए, वो पर्टिकुलर फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इंजीनियर सर्टिफिकेशन कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों अगर स्टोरेज की बात करें, तो वेल्डिंग कंज्यूमेबल शैल हैव बीन रिमूव द वेल्डिंग कंज्यूमेबल डैट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल पैकेज शैल बी प्रोटेक्ट एंड स्टोर सो डैट वेल्डिंग प्रॉपर्टीज आर नॉट इफेक्टेड। अगर स्टोरेज कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो स्टोरेज पूरा अच्छा से कंडीशन होना चाहिए, जो भी पैक्ड कंडीशन ऐसा इस तरह से स्टोर होना चाहिए कि जो वेल्डिंग प्रॉपर्टीज है उसका डिस्ट्रॉय नहीं हो। कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो इलेक्ट्रोड शैल बी ड्राई एंड इन सूटेबल कंडीशन फॉर यूज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं इंडिविजुअल एक इलेक्ट्रोड के बारे में। अगर बात करते हैं SMAW इलेक्ट्रोड के बारे में, तो इलेक्ट्रोड फॉर SMAW शैल कन्फर्म द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ AWS 5.1 और 5.1M। स्पेसिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड फॉर शीट मेटल आर्क वेल्डिंग और द रिक्वायरमेंट ऑफ AWS 5.5M स्पेसिफिकेशन फॉर लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड फॉर शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग। दोस्तों अगर बात करते हैं कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड का, तो AWS 5.1 को / 5.1M को सर्टिफाई करना चाहिए। और लो एलॉय स्टील की बात करते हैं दोस्तों,
तो वो उसको AWS 5.5/5.5M को सर्टिफाई मतलब फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करते हैं लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक स्टोरेज कंडीशन के बारे में, तो ऑल इलेक्ट्रोड हैविंग लो हाइड्रोजन कवरिंग कन्फर्मिंग द AWS 5.1 and AWS 5.5 shall be purchased in hermetically sealed container or shall be backed by the user in conform with 5.3.24 prior to use. Immediately after opening the hermetically sealed container, electrodes shall be stored in oven held at a temperature at least 250 degree Fahrenheit या 120 degree Celsius. Electrodes shall be rebacked no more than once. Electrodes shall have been wet shall not be used. दोस्तों लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का बारे में बात करते हैं तो वो 5 AWS 5.4 और 5.5 के क्राइटेरिया को फॉलो करना चाहिए। साथ ही वो जो भी कंटेनर में सील्ड कंटेनर में होना चाहिए दोस्तों। अगर सील्ड कंटेनर को ओपन करते हैं तो इमीडिएट ओपनिंग के बाद में उसे बेकिंग ओवन में रख देना है हमें, जिसमें मिनिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस और 250 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। इलेक्ट्रोड सेल भी रीबैक नो मोर देन वन टाइम। और रीबैकिंग की बात करते हैं दोस्तों तो एक ही बार, अगर वंस एक बार बैकिंग हो गया दोस्तों इलेक्ट्रोड तो उसको एज इट इज टेम्परेचर पे जो भी मेंटेन मिनिमम टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस पे छोड़ देना है। अगर ठंडा हो गया तो उसे एक बार फिर बैक कर सकते हैं, उसके बाद दोबारा बैकिंग अलाउ नहीं है। और इलेक्ट्रोड हैविंग वेट सेल नॉट बी, जो इलेक्ट्रोड वेट है उसको यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों अप्रूव्ड एटमॉस्फेरिक टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आफ्टर hermetically sealed container are opened or after electrode are removed for baking or storage oven, the electrode exposed to the atmosphere shall not be exceed the value of shown in column A table point 5.5। दोस्तों अगर सील्ड कंटेनर से ओपन हो या फिर आफ्टर इलेक्ट्रोड आर रिमूव बैकिंग स्टोरेज ओवन से इलेक्ट्रोड ओपन है तो जो कॉलम ए में टेबल के 5.1 के टेबल के कॉलम ए में दिया हुआ है उस टाइम ड्यूरेशन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर द स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन विथ ऑप्शनल सप्लीमेंटल डेजिग्नेटर विथ एप्लीकेबल इलेक्ट्रोड एक्सपोज टू द एटमोस्फियर फॉर पीरियड लेस देन दोज अलाउड बाई कॉलम ए table 5.1 may be returned to the holding oven maintained at 120 degree Celsius minimum. After minimum hold period of 4 hours at to 120 degree C minimum the electrode may be reused। दोस्तों अब बात करते हैं, जैसे आगे हम टेबल 5.1 के बारे में बात करेंगे जिसमें कॉलम दिया हुआ है। कॉलम ए में उतना देर तक जो स्पेसिफाइड इलेक्ट्रोड है वो बाहर रह सकता है, अगर नहीं है अगर उसके बाद में यूज नहीं है तो उसको पुनः होल्डिंग टेम्परेचर पे ला करके हम छोड़ देंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों टेबल 5.1 क्या बोलता है। टेबल 5.1 क्या बोलता है दोस्तों, अलेबल एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर ऑफ लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C 5.3.2 एंड 5.3.23 जो भी जैसा कि आप देख रहे हैं जो नंबर दिया हुआ है सीरियल नंबर। दोस्तों अभी हम बात करेंगे 5.3.2 में जो दिया हुआ है इलेक्ट्रोड और कॉलम ए के बारे में। अगर ए 5.1 AWS A 5.1 इलेक्ट्रोड है तो अगर E70 एक्सेस है तो मैक्सिमम 4 आवर तक एक्सपोज अवेलेबल उसको कर सकते हैं। E70XX-R है तो मैक्सिमम 9 घंटा तक मैक्सिमम। E70XXHZ-R है तो 9 घंटा मैक्सिमम। E7018M है तो 9 घंटा तक मैक्सिमम एक्सपोजर टाइम अवेलेबल है। दोस्तों अगर ये 5.1 की बात करें दोस्तों तो इसमें E70XX-X है वो मैक्सिमम 4 घंटा तक अलाउबल है। E80XX-X है तो 2 घंटा तक अलाउबल है। E90XX-X है तो एक मैक्सिमम 1 घंटा तक अलाउबल है। E1000XX-X है तो हाफ मैक्सिमम आधा घंटा, और E110XX-X है तो मैक्सिमम हाफ एन आवर
एक्सपोजर टाइम उसका अवेलेबल है दोस्तों जिसमें जैसे बता दें आप जो है XX दिया हुआ है, इसमें क्या है कि ये XX, XXX या -X है। ये जैसे E7018 इसमें लास्ट डिजिट है जो दोस्तों पोजीशन और कम्बिनेशन को डिनोट करता है, जो कि इलेक्ट्रोड का जो कम्बिनेशन है। अगर इलेक्ट्रोड के बारे में क्लासिफिकेशन और नोटेशन के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों वहाँ पर हम डिटेल में इसके बारे में जिक्र करेंगे कि जो E70 के बाद में और जो E है इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन है, जो इनिशियल का जो डिजिट है वो स्ट्रेंथ के बारे में डिनोट करता है, तो यील्ड स्ट्रेंथ के बारे में डिनोट करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अभी हम कॉलम बी के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी 5.3.2.3 के बारे में बात करेंगे। तो अल्टरनेटिव एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर टाइम के बारे में बात करें तो पीरियड एस्टेब्लिश्ड बाय टेस्ट द अल्टरनेटिव एक्सपोजर टाइम वैल्यू शोन इन कॉलम बी इन टेबल 5.1 मे बी यूज प्रोवाइड टेस्टिंग एस्टेब्लिश द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम। दोस्तों जो टेबल 5.1 का जो बी कॉलम है, अगर अल्टरनेटिव कुछ टेस्ट हम करते हैं एक्सपोजर टाइम पर, तो जो अगर टेस्ट करने के बाद में अल्टरनेटिव जो टाइम है वो अकॉर्डिंग बी कॉलम के अकॉर्डिंग हम फॉलो कर सकते हैं। द टेस्टिंग शैल बी परफॉर्म्ड इन कॉन्फ्रेंस विथ AWS 5.5 के अकॉर्डिंग होना चाहिए फॉर ईच इलेक्ट्रोड क्लासिफिकेशन एंड ईच इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरर। दोस्तों जो टेस्टिंग AWS 5.5 के अकॉर्डिंग होना चाहिए और साथ में जो उसमें मेंशन किया हुआ है जिस इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन और मैन्युफैक्चरर के बेस पे होना चाहिए। सच टेस्ट हैज बी established that maximum moisture content value AWS 5.5 are not exceed. Additionally, E70XS और E70X AWS 5.1 और 5.5 low hydrogen electrode covering shall be limited to maximum moisture content not exceeding 0.5% by weight। दोस्तों साथ में जैसा कि अब आपको बता दें कि AWS 5.5 में मेंशन किया हुआ है कि जो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 70XS और 701X-1 के लिए जो टोटल वेट ऑफ इलेक्ट्रोड है उसका 0.4% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। These electrodes shall not be used to relative humidity temperature combination that exceed their relative humidity or moisture content in air that prevailed during the testing program. For proper application of the sub-clause Annex F for all the temperature moisture content chart and its example. The chart shown in Annex F or any standard psychometric chart shall be used in determination of temperature relative humidity limit। दोस्तों जैसा कि अल्टरनेटिव एक्सपोजर टाइम के बारे में हम बात करते हैं तो टेस्टिंग के बाद दोस्तों जैसा कि हमने देखा जो मॉइस्चर कंटेंट 0.4% से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, तभी हम कॉलम बी को फॉलो करेंगे। और साथ ही दोस्तों जो एक एनेक्स एफ में प्रॉपर इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का चार्ट शीट दिया हुआ है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उस जो एनेक्स एफ को भी हमें फॉलो करना है कि पार्टिकुलर इलेक्ट्रोड को किस टेम्परेचर और किस ह्यूमिडिटी के अंदर हम यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं और टेबल 5.1 का अगर कॉलम बी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों तो अल्टरनेटिव एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर मैक्सिमम टाइम अगर 5.1 के बारे में बात करें तो देखिए 4 घंटा से 10 घंटा मैक्सिमम दिया हुआ है। बट अगर ये 5.5 के बारे में बात करें दोस्तों तो E70XX-X के बारे में 4 घंटा से मैक्सिमम 10 घंटा तक ले सकते हैं। E80XX-X के बारे में 2 घंटा से ऊपर और 10 घंटा मैक्सिमम 10 घंटा। अगर 90XX-X की बात करते हैं तो 1 घंटा से 5 घंटा। अगर E100XX-X की बात करते हैं तो हाफ एन आवर से मैक्सिमम 4 घंटा तक। और E110XX-X की बात करते हैं तो हाफ एन आवर से 4 घंटा तक ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों बॉटम में देखिए कुछ नोट दिया हुआ है। अगर कॉलम ए के बारे में बात करते हैं तो कॉलम ए इलेक्ट्रोड एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर लॉन्गर पीरियड देन शैल बी रीड्राइड बिफोर यूज। अगर इससे दोस्तों कॉलम ए में अगर जो टाइमिंग दिया हुआ है अगर उससे
ज़्यादा एक्सपोजर टाइमिंग है एटमॉस्फेयर में उस इलेक्ट्रोड का, तो उसको रीड्राई करना पड़ेगा। कॉलम बी, इलेक्ट्रोड एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक फॉर लॉन्गर पीरियड देन दोज एस्टेब्लिश्ड बाई टेस्टिंग शैल बी रीड्राइड बिफोर यूज। दोस्तों अगर कॉलम बी की बात करें, अगर इससे ज़्यादा एक्सपोजर टाइम है इलेक्ट्रोड का एटमॉस्फेयर में, तो उसको पुनः रीड्राई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड शैल बी यूज्ड, इशू एंड हेल्ड इन क्वेवर और अदर स्मॉल ओपन कंटेनर, हीटेड कंटेनर आर नॉट मैंडेटरी। ठीक है। द ऑप्शनल सप्लीमेंट्री डेस्टिनेशन आर डिजनेटेड ए लो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच हैज बीन टेस्टेड टू कवरिंग मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर एक्सपोजर ऑफ मॉइस्चर for 9 hours and has made the maximum level available 5.1 or 5.1 m specification for carbon steel electrode of shielded arc welding। दोस्तों ये भी जो भी आपको ऑप्शनल सप्लीमेंट्री अगर डिस्टिनेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है कि जो AWA 5.1 में क्लियरली उसके बारे में SMAW के जो इलेक्ट्रोड है उसके बारे में क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर बैकिंग इलेक्ट्रोड के बाद में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर फॉर ए पीरियड ग्रेटर देन अलाउएबल इन 5.1 शैल बी बैक्ड एज फॉलो। अगर दोस्तों बात करते हैं बैकिंग का, तो 5.1 जो है टेबल 5.1 के एक्सपोजर को अगर वो ओवर कर चुका है, तो उसका बैकिंग जो है एज अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग करते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, 0.1 के बारे में अगर बात करें, तो ऑल इलेक्ट्रोड हैविंग लो हाइड्रोजन कवरिंग कन्फर्मिंग AWS 5.1 शैल बी बैक्ड फॉर एट लीस्ट 2 आवर बिटवीन 500 डिग्री से फ़ारेनहाइट टू 802 और 260 डिग्री टू 430 डिग्री। अगर एक्सपोजर टाइम दोस्तों इलेक्ट्रोड का एटमॉस्फेरिक एक्सपोजर 5.1 जो टेबल दिया उससे ज़्यादा हो गया, तो उसको रीबैक करना पड़ेगा 260 से 430 डिग्री पर 2 घंटा तक। साथ ही दोस्तों ऑल इलेक्ट्रोड हैविंग लो हाइड्रोजन कवरिंग कन्फर्मिंग द 5 को जो कवर करता है शैल बी बैक्ड एट लीस्ट 1 आवर टेम्परेचर बिटवीन 700 टू 800 डिग्री सेल्सियस, 370 डिग्री टू एंड 430 डिग्री सेल्सियस। अगर जो इलेक्ट्रोड AWS 5.5 को फॉलो करता है उसको एटलीस्ट 1 घंटा तक रीड्राई करना पड़ेगा दोस्तों, 370 डिग्री से 430 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ऑल इलेक्ट्रोड शाइड बी प्लेस्ड इन सुटेबल ओवन एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 1/2 द फाइनल बेकिंग टेम्परेचर फॉर ए मिनिमम 1/2 आवर प्रायर टू इंक्रीजिंग द ओवन टेम्परेचर। For the final baking temperature, final baking time shall be start after the oven reach final baking temperature। दोस्तों जो ऑल इलेक्ट्रोड जो भी इलेक्ट्रोड है उसको पहले फाइनल बेकिंग टेम्परेचर के हाफ टेम्परेचर पे उसको रीड्राई करेंगे। उतना टेम्परेचर जब अचीव कर जाएगा तब फिर हम पुनः उस ओवन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और जो फाइनल बेकिंग टेम्परेचर पर जब आ जाएगा तब उसके बाद में हम टाइमिंग को काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं इलेक्ट्रोड रिस्ट्रिक्शन फॉर ASTM 514 और 517 स्टील। व्हेन यूज्ड फॉर वेल्डिंग ASTM 514 और 517 स्टील इलेक्ट्रोड ऑफ एनी क्लासिफिकेशन लोअर देन इज 100 XS-X except for 7018M and 70 XS-H4R shall be baked at least 1 hour at temperature between 370 degrees Celsius to 430 degrees before being used, whether furnished in hermetical sealed container or otherwise। दोस्तों अगर ASTM 514 और 517 ग्रेड स्टील की अगर वेल्डिंग का बात करें, तो जो भी इलेक्ट्रोड का क्लासिफिकेशन है जो दो मेंशन किया हुआ है E100 XX एक्सेप्ट E7018 एंड E7016 को छोड़ करके उसको एटलीस्ट बेकिंग करना है 1 आवर तक बिफोर यूजिंग से बिफोर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, SAW इलेक्ट्रोड एंड फ्लक्स के बारे में बात करते हैं। तो SAW
may be performed with one or more single electrode, one or more parallel electrode, or combination of single or parallel electrode. The spacing between arcs shall be such that the slack cover over the weld metal produced by the leading arc does not cool sufficient to prevent the proper weld deposit of a following electrode. SAW with multiple electrode may be used for any group or size. दोस्तों SAW जो है इलेक्ट्रोड के बारे में अगर बात करते हैं तो सिंगल डबल इलेक्ट्रोड में भी सीरीज और पैरेलल में हम यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें जो कवरिंग है उसको हमको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोड फ्लक्स कम्बिनेशन रिक्वायरमेंट, द बार where electrode and flux used in combination for SAW of steel shall confirm the requirement in the latest edition of AWS 5.17। अगर इलेक्ट्रोड और फ्लक्स कम्बिनेशन की बात करते हैं दोस्तों SAW इलेक्ट्रोड का, तो AWS 5.17 को उसे फॉलो करना चाहिए। स्पेसिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील एंड फ्लक्स फॉर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग और to the requirement of at least edition 5.23 specification for low carbon electrode steel and flux for submerged arc welding। कार्बन स्टील के लिए दोस्तों और AWS 5.17 जो है कार्बन स्टील के लिए और AWS 5.23 जो है वो लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड को फॉलो करना है। अगर कम्बिनेशन ऑफ फ्लक्स के बारे में बात करें दोस्तों तो फ्लक्स की यूज फॉर SAW शैल बी ड्राई एंड फ्री कंटामिनेशन फ्रॉम डर्ट, मील, स्केल और अदर फॉरेन मटेरियल। ऑल फ्लक्स कैन बी परजेड इन पैक दैट कैन बी स्टोर अंडर द नॉर्मल कंडीशन for at least 6 months without such storage affecting the welding characteristic or the weld property. Flux from damaged packets shall be discarded or shall be dried at minimum temperature 500 degrees Fahrenheit to 60 degrees Celsius for 1 hour before use. Flux shall be placed in dispensation system immediately upon the opening of packet or its use open package to top on inch shall be discarded. Flux that has been wet shall not be used। दोस्तों जो फ्लक्स का कंडीशन होना चाहिए जो भी है कंटामिनेशन से डर्ट से फ्री होना चाहिए और जो भी पैकेज फ्लक्स का पैकेट हम खरीदते हैं उसको सच कंडीशन में ऐसा कंडीशन में रखना है हमें कि उसका नॉर्मल कंडीशन में जिससे उसका वेल्डेबिलिटी जो भी है वो जाए नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ तक जो वेल्डिंग करेक्टरिस्टिक है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। अगर कुछ डैमेज फ्लक्स पैकेज है उसको डिस्कार्ड कर देना है और या डिस्कार्ड नहीं करे तो मिनिमम उसको 260 डिग्री सेल्सियस पर 1 घंटे तक बेक करना है यूज करने से पहले। फ्लक्स रिक्लेमेशन की बात करें दोस्तों तो SAW flux that has not been melted during the welding operation may be reused after recovery by vacuum catch, pan, sweeping or other mean. The welding fabricator shall have system to control collecting the unmelted flux, adding a new flux and welding with the mixture of these two such as flux composition and particle distribution of weld pool are relatively constant। दोस्तों रिक्लेमेशन अगर कर सकते हैं फ्लक्स जो मेल्टेड फ्लक्स नहीं है उसको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। क्रश स्लैग may be used provided it has its own marking using the crusher name and trade destination. In addition, each dry batch or dry blend lot of flux defined in AWS 5.01 filler meter procurement guidelines shall be tested in accordance with the Schedule 1 of AWS 5.01 and classified by contractor or crusher per AWS 5.17 or 5.23 as applicable। दोस्तों जो क्रशर स्लैग है, क्रशर स्लैग की आज बात करते हैं, क्रश स्लैग का बात करते हैं तो क्रश स्लैग जो होगा वो AWS 5.01 को जो सर्टिफाई करता है वो हम यूज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं अब GMAW एंड FCW इलेक्ट्रोड के बारे में।
तो द इलेक्ट्रोड फॉर GMAW और SCL shall conform to the requirement of 5.3.4.1 और 5.3.4.2 एज अप्लीकेबल। दोस्तों जो GMAW और FCAW का इलेक्ट्रोड है, जो AWS 5 जो पॉइंट नंबर 5.3.4.1 और 5.3.4.2 को फॉलो करेगा, जो एच अप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5.3.4.1 के बारे में। तो 60 की SI 415 MPa और लेस यील्ड स्ट्रेंथ वेल्ड मेटल के बारे में अगर बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड मेटल विथ मिनिमम स्पाइड यील्ड स्ट्रेंथ 60 की SI और लेस सेल कन्फर्म टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ AWS 5.18 और 5.18M। दोस्तों जो लेस जिसका यील्ड स्ट्रेंथ, जिस मटेरियल का जो यील्ड स्ट्रेंथ वो 60 की SI से नीचे है, वो उसका इलेक्ट्रोड AWS 5.18 को फॉलो करे और या 5.18M को फॉलो करेगा। स्पेसिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड एंड रॉड फॉर गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग। अगर गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो AWS 5.20 और 5.20M को फॉलो करेगा। स्पेसिफिकेशन फॉर कार्बन स्टील इलेक्ट्रोड फॉर फ्लस्क आर्क वेल्डिंग एज अप्लीकेबल। जो अप्लीकेबल होगा दोस्तों दोनों में से AWS 5.18 और 18M और AWS 5.20M को जो अप्लीकेबल होगा उसको फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगर बात करते हैं 60 की SI स्ट्रेंथ, जिसका यील्ड स्ट्रेंथ 60 की SI से ज़्यादा है, उसके बारे में अगर बात करते हैं तो इलेक्ट्रोड फॉर प्रोड्यूसिंग वेल्ड मेटल विथ मिनिमम स्पाइड यील्ड स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 60 की SI shall conform to the latest edition of AWS 5.18/5.28M। दोस्तों जिसका स्टील यील्ड स्ट्रेंथ, जिसका मटेरियल का यील्ड स्ट्रेंथ जो मिनिमम 60 की SI से ज़्यादा होगा, वो लेटेस्ट एडिशन AWS 5.28 को कॉन्फर्म करेगा। स्पेसिफिकेशन फॉर लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड एंड रॉड गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग के लिए, या फिर और AWS 5.29 और 5.29M स्पेसिफिकेशन फॉर लो एलॉय स्टील इलेक्ट्रोड फॉर फ्लस्क कोड आर्क वेल्डिंग एज अप्लीकेबल। दोनों में जो अप्लीकेबल होगा उसको फॉलो करेगा। फॉर 60 के SI से जिसका यील्ड डिस्टेंस ज़्यादा है उसके लिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं GTAW के बारे में, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग के बारे में। तो 5.3.5.1 में जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, तो वेल्डिंग करेंट शैल बी compatible with the diameter and type or classification of electrode. Tungsten electrode shall be in conformance with the AWS 5.12 specification for tungsten and tungsten alloy electrode for arc welding cutting। दोस्तों जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड होगा वो AWS 5.12 स्पेसिफिकेशन को फॉलो करेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं अगर फिलर मेटल का बारे में, तो द फिलर मेटल शैल कन्फर्म ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ लेटेस्ट एडिशन ऑफ AWS 5.18 और AWS 5.28 एंड AWS A5.30 स्पेसिफिकेशन फॉर कंज्यूमेबल इंसर्ट एज अप्लीकेबल। दोस्तों जो फिलर मटेरियल होगा वो होना चाहिए वो AWS 5.18, 5.28 और AWS 5.30 को जो कंज्यूमेबल है उसको फॉलो करना चाहिए। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं। होप AWS का जो मेरा शुरू का फैब्रिकेशन का पार्ट आ रहा है, जिसमें हम फिलर मेटल तक जिक्र किए, उसमें कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया हो गया। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं ताकि ज़्यादा लंबा नहीं हो। नेक्स्ट सेशन में हम फिर अगले सेशन में हाल लेकर के हाजिर होंगे आप लोग के बीच में WPS वेरिएबल के बारे में। चलिए दोस्तों तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।